डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और ये आपके आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51, आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 तक आ रहे हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, दैट इज योर पार्ट 4। पार्ट 4। नाउ सर्टेन एस्पेक्ट्स व्हिच यू शुड रिमेंबर। पहले ये समझिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है क्या। नाम से पता चल रहा है कि ये किसी को डायरेक्शन दिया जा रहा है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, किसी को डायरेक्शन दिया जा रहा है। किसको डायरेक्शन दिया जा रहा है? स्टेट को। और यहां से स्टेट से मुराद गवर्नमेंट से है। स्टेट से यहां क्या मतलब है? गवर्नमेंट। तो किसको डायरेक्टिव दिया जा रहा है, डायरेक्शन दिया जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है? गवर्नमेंट को एडवाइस दिया जा रहा है पॉलिसी फ्रेमिंग के लिए, कि आप पॉलिसीज जो बनाएंगे, आप लॉज जो बनाएंगे, उसके लिए आपको कुछ प्रिंसिपल्स को दिमाग में रखना है। कुछ प्रिंसिपल्स को दिमाग में रखना है, और वो प्रिंसिपल्स क्या है? वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मींस स्टेट पॉलिसी बनाने के लिए आपको कुछ प्रिंसिपल्स को अपने जहन में रखना है। देखिए, अब ये स्टेट को डायरेक्ट कर रहा है कि आप जो भी लॉ बनाइए, वो लॉ बनाते वक्त कुछ चीजों को आपको अपने दिमाग में रखना है, ठीक है? और वो चीजें क्या है? वो बेसिकली सोसाइटी के लिए, सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए। मैं ये कह रहा था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का मैं मतलब बता रहा था कि है क्या चीज। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? ये स्टेट को, मींस गवर्नमेंट को, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, उस गवर्नमेंट को कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं। बेसिकली दीज आर गाइडलाइंस टू दी गवर्नमेंट्स, कि आप कभी भी कोई लॉ बनाएं, कभी भी कोई पॉलिसी बनाएं, तो इन गाइडलाइंस को आप अपने जहन में रखिएगा। और ये गाइडलाइंस किस लिए हैं? ये गाइडलाइंस हैं टू एस्टैब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी। इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी। देखो, फंडामेंटल राइट्स के केस में मैंने आपको बताया था, दैट इज टू एस्टैब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैसे? मींस स्टेट को लिमिट किया गया था, वहां पे स्टेट को एक हिंडर किया गया था कि आप अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करेंगे, और इंडिविजुअल्स के पास अपने राइट्स हैं, वो राइट्स आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। यहां पे जो डायरेक्टिव दिया गया है स्टेट को पॉलिसी बनाने के लिए, वो ये दिया गया है कि आप जो पॉलिसी बनाएंगे वो सिर्फ किसी एक सेक्शन के लिए नहीं होना चाहिए, रेदर जो सोसाइटी के नीचे लोअर क्लास है या और वीकर सेक्शन है, उसको भी आप इंक्लूड करेंगे। अभी ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे इंक्लूड करेंगे। तो ये बेसिकली सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए किया गया है, कि आपकी जो पॉलिसीज होंगी वो सिर्फ इन्फ्लुएंशियल क्लास के लिए नहीं होगा, रेदर वो वीकर सेक्शन के लिए भी होगा। सो व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन इज ट्राइंग टू डू, इट इज ट्राइंग टू क्रिएट अ वेलफेयर स्टेट। इट इज ट्राइंग टू क्रिएट अ वेलफेयर स्टेट। और वेलफेयर स्टेट से क्या मुराद है? वेलफेयर स्टेट से मुराद है कि गवर्नमेंट जो काम करेगी वो सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए काम करेगी, ना कि कुछ इलीट सेक्शंस को फायदा पहुंचाने के लिए, है ना? तो ये दो कंसेप्ट जो है कि इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी ये इंपार्ट कर रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और ये एक वेलफेयर स्टेट का एग्जांपल है। इसको आप अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जहन में रखेंगे। अब बिकॉज ऑफ दीज एस्पेक्ट, मैंने फंडामेंटल राइट्स में बोला था कि फंडामेंटल राइट्स आर कंसिडर्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक स्कॉलर है ग्रेविल ऑस्टिन। ग्रेविल ऑस्टिन ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को बोला है कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से क्या मतलब है? कंसाइंस का मुराद है, कंसाइंस हिंदी में इसको अंतरात्मा बोलते हैं, है ना? एक मॉरल कैपेबिलिटी होती है, एक इंसान की मॉरल कैपेबिलिटी होती है जो कि सही और गलत में जज करता है, ठीक है? तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किसके लिए है? ये उन लोगों के लिए है जो सोसाइटी में इंफ्लुएंस नहीं रखते हैं, जो सोसाइटी में वीकर सेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, विमेन, चिल्ड्रेन, जो ऐसे लोग हैं जो सोसाइटी में जिनको
वीकर सेक्शन समझा जाता है। सो आई वाज टेलिंग यू अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए 3 फ्रेजेस यूज होते हैं। पहला है इट इज टू एस्टैब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी इन द कंट्री, दूसरा इट इज एन एग्जांपल ऑफ वेलफेयर स्टेट, और तीसरा इट इज कंसिडर्ड एज ए कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है ये मैंने आपको रीजन बताया, बिकॉज इट कीप्स इन माइंड द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इन तीनों चीजों को अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप जहन में रखिएगा कि ये तीनों किससे रिलेटेड है। ये रिलेटेड है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से। ठीक है, एक चौथी बात जो आपको अपने सर वेलफेयर स्टेट को सर थोड़ा सा एक बार और बता दीजिएगा। देखिए, वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर का मतलब होता है किसी का भला करना, वेलफेयर का मतलब होता है किसी का भला करना। यहां पे जो आप स्टेट है, ये स्टेट गवर्नमेंट से आप समझिए। स्टेट का मतलब यहां पे वो यूपी बिहार वाला स्टेट नहीं है इन लिटरल सेंस, यहां से मतलब है कि गवर्नमेंट, अब वो चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों के लिए काम नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल, इसका छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं कि जनरली इट इज बिलीव्ड कि गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती है, जिनको अच्छी गवर्नमेंट नहीं माना जाता है, इट हेल्प्स दी बिग पीपल, बिग बिजनेसमैन, बिग पॉलिटिकल एसोसिएशंस, उन लोगों को वो हेल्प करती है। बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अभी इसका एग्जांपल मैं दूंगा आपको, ये गवर्नमेंट को गाइड कर रहा है कि आपको एक वेलफेयर स्टेट बनना है, मींस जो वीकर सेक्शन है उसकी भी हेल्प करनी है, ना कि सिर्फ इलीट्स की हेल्प करनी है। फॉर एग्जांपल कि आपको एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है आर्टिकल 39 में आ रहा है, ये एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं, आर्टिकल 39 में आ रहा है दैट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड विमेन, है ना, आर्टिकल 39 में आ रहा है। उसी तरीके से एक आर्टिकल है आर्टिकल 41, आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 डील कर रहा है, आर्टिकल 41 डील कर रहा है अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू ओल्ड एज, मींस कोई ओल्ड एज है, अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू ओल्ड एज, या किसी तरीके की सिकनेस है, किसी तरीके की सिकनेस है, कोई बीमारी है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है। तो देखो दोनों ही आर्टिकल्स जो हैं, आर्टिकल 39 और आर्टिकल 40, इसने किसका ख्याल रखा? इसने विमेन का ख्याल रखा। नॉर्मली विमेन्स के साथ अन्याय होता है ना, इनजस्टिस होता है। तो उसने बोला कि अगर कोई काम है, फॉर एग्जांपल इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मनरेगा। मनरेगा में एक पर्टिकुलर डेज का साल में 100 डेज, उसको अभी कुछ बढ़ा दिया गया है, उसमें वर्क दिया जाता है। तो उसमें जो वर्क है वो चाहे मेन लेबरर हो या वुमेन लेबरर हो, दोनों का पे क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। उसी तरीके से आर्टिकल 41 किसका ख्याल रख रहा है? ओल्ड एज, जो बूढ़े लोग हैं या जो किसी तरीके से काफी बीमार हैं, उन लोगों के लिए गाइडलाइंस इनने दिया है। ठीक है ना? दैट्स व्हाई दिस इज कंसिडर्ड एज वेलफेयर स्टेट, एन एग्जांपल ऑफ वेलफेयर स्टेट। ठीक है, तो अब अगला जो मैं एस्पेक्ट आपको रख रहा था यहां पे, वो ये था कि दीज आर डायरेक्टिव्स, लेकिन यहां पे एक डिफरेंस ये है कि दीज डायरेक्टिव्स आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, नॉट लीगली इन्फोर्सेबल। इसका मतलब क्या हुआ? फंडामेंटल राइट्स के केस में मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट्स अगर आपका कोई डिनाई कर रहा है, आप तुरंत कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आप तुरंत जाके वहां पे अपने लिए जस्टिस ले सकते हैं आर्टिकल 32 के थ्रू। ठीक है, बट ऐसा आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में नहीं कर सकते। दिस इज नॉट लीगली इन्फोर्सेबल। ये अपने एग्जाम के लिए आप जहन में रखिएगा। हालांकि इट इज एडवाइज्ड कि जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी वो इन प्रिंसिपल्स को अपने जहन में रखेगी। वो प्रिंसिपल्स आपके दिए हुए हैं आर्टिकल 39 टू आर्टिकल 51 में। टोटल अराउंड 20 प्रिंसिपल्स हैं,
जिसके तहत ये काम करना है, पॉलिसी बनानी है स्टेट को, बट अगर वो नहीं बना रही है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। इसका रीजन कि क्यों ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, इसका रीजन ये दिया जाता है कि इंडिया इज एन अंडर डेवलप्ड कंट्री, पुअर कंट्री है, और इसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है फिलहाल के लिए जो कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स कर सके या स्ट्रिक्टली लागू कर सके। ठीक है, तो दीज आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल। एक लास्ट एस्पेक्ट जो आप इससे अपने जहन में रखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, कि एक चीज याद रखिएगा, और ये थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा, इसको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना रही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर वो कोई पॉलिसी बना रही है, सपोज करिए कि आर्टिकल 46 है, आर्टिकल 46 है, और आर्टिकल 46 ये कह रहा है कि द गवर्नमेंट शुड प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन। ठीक है, मींस आर्टिकल 46 क्या आ रहा है कि SC, ST और अदर वीकर सेक्शन जो है, वीकर सेक्शन जो है, इसके एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। अब अगर गवर्नमेंट इसके लिए कोई पॉलिसी बना रही है, वो पॉलिसी आपके फंडामेंटल राइट्स से कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है, और फंडामेंटल राइट्स से कैसे कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है? सपोज करो इसने किसी पर्टिकुलर केस में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज दे दी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दी, उनको स्पेशल प्रिविलेज दे दिया। तो ये आपका जो है आर्टिकल 16 है फंडामेंटल राइट्स का, देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल 16 क्या है? आर्टिकल 16 है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब जॉब्स वगैरह में, हाँ जॉब्स वगैरह में इक्वालिटी होनी चाहिए। गवर्नमेंट की कोई भी जॉब आ रही है उसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। अब अगर गवर्नमेंट ने इन लोगों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन रखा, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए और वीकर सेक्शन के लिए, तो आपका आर्टिकल 46 और आर्टिकल 16 जो है ये कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगा, करेगा या नहीं करेगा? यहां पे इक्वालिटी की बात हो रही है, यहां पे मैं कह रहा हूं कि इनको कुछ स्पेशल प्रोविजन दिया जा रहा है। तो जब जब फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी टकराते हैं, अगर फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो फंडामेंटल राइट्स की सुप्रीमेसी होती है। किसकी सुप्रीमेसी होती है? फंडामेंटल राइट जो होता है वो सुप्रीम होता है, फंडामेंटल राइट जो होता है वो सुप्रीम होता है। बट कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट, ये इस चीज पे अग्री करता है कि द पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स फॉर इंप्लीमेंटिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। लेकिन यहां पे फंडामेंटल राइट्स को जो आप अमेंड करेंगे वो फंडामेंटल राइट्स के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करना चाहिए। इसका मैं एग्जांपल देता हूं कि आर्टिकल 16 कह रहा है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब अगर उनको कुछ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए अगर कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाना है, तो आर्टिकल 16 फंडामेंटल राइट्स में एक अमेंडमेंट करके ये क्या डाल देंगे, वहां पे एक क्लॉज डाल देंगे कि एक्सेप्ट इन केस फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड वीकर सेक्शन। इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो उस केस में फंडामेंटल राइट सुप्रीम है, फंडामेंटल राइट को ही प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन पार्लियामेंट ऐसा लॉ बना सकता है जिससे कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सके, फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट ला सके, चेंजेस ला सके, लेकिन वो फंडामेंटल राइट्स के बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। आई होप ये पॉइंट एकदम क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं आपके, मैंने बताया कि आर्टिकल 36 to 41 है ना। तो इसमें आपको ये एज फार एज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, BA BA LLB का, तो ये सारे आर्टिकल्स आपको एज सच याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें से कुछ आर्टिकल्स हैं
जो अगर आपके जहन में रह जाएं तो बहुत बेहतर है। नॉर्मली ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये जो प्रिंसिपल्स हैं इसको मैं रब कर रहा हूं, इसे रब कर दूं। जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं ये बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड हैं। एक है जो कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को आगे बढ़ाता है। सोशलिस्ट प्रिंसिपल मैंने बताया था कि सोशलिज्म जो है हमारी कंट्री जो फॉलो करती है, मिक्स्ड इकोनॉमी वाला सोशलिज्म फॉलो करती है। सोशलिज्म बेसिकली किस लिए होता है? ये सोसाइटी में इक्वालिटी लाने के लिए होता है, टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 39, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 39। अब आर्टिकल 39 में टोटल 6 प्रोविजंस हैं। अब इन 6 प्रोविजंस में आर्टिकल 39 में एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स, मीन्स राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू ऑल सिटीजन्स। इस आर्टिकल का मतलब क्या है? इस आर्टिकल का मतलब यह है कि गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे कि इंडिया के सारे सिटीजन्स को ढंग का एडिक्वेट सफिशिएंट मींस ऑफ लाइवलीहुड, मतलब उनके पास जॉब होनी चाहिए, कुल मिला के उनके पास सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। यह है आपका आर्टिकल 39 का पहला प्रोविजन। इसी तरीके से इस आर्टिकल का जो 4th प्रोविजन है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, जिसका एग्जांपल मैंने दिया था। इसी तरीके से आर्टिकल 39A है, आर्टिकल 39A। अब ये आर्टिकल 39A क्या है कि प्रमोट जस्टिस, मींस अगर कोई गरीब है, फ्री लीगल एड टू पुअर्स, मींस अगर कोई गरीब है, उसको कोई कोर्ट कचहरी का काम है, तो उसको फ्री में वकील मिलना चाहिए, और ये मिलता है, सरकारी वकील जो है वो मिलता है। दिस इज एज पर आर्टिकल 39A। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये प्रिंसिपल्स दे आर बेसिकली सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स सोसाइटी में सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस लाने की कोशिश करते हैं। ये क्या है? ये एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड क्या है? ये इकोनॉमिक जस्टिस है, ये इकोनॉमिक जस्टिस है। उसी तरीके से ये क्या है? ये सोशल जस्टिस है। गरीब हो अमीर हो, अगर वो कोर्ट जा रहा है तो उसको वहां पे लीगल एड फ्री में मिलना चाहिए, उससे पैसे कोई नहीं लेगा, है ना? ये क्या है? ये सोशल जस्टिस है। अब आपको समझ में आ रहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को क्यों कहते हैं कि ये इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है? इसी वजह से, ठीक है ना? तो आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। इसी तरीके से कुछ गांधीयन प्रिंसिपल्स पे भी बेस्ड है, जो गांधी के प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं। कुछ पॉलिसीज जो हैं वो गांधी के प्रिंसिपल्स पे काम करती हैं। उसमें से एक दो आप अपने जहन में रख लीजिएगा। एक पंचायत से रिलेटेड है, गांधी पंचायत या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे बहुत जोर देते थे, जैसे कि आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 ये बोलता है कि पूरे देश में जो है ना पंचायत होना चाहिए, है ना? ऑर्गेनाइज पंचायत, ऑर्गेनाइज पंचायत जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, और उनको नेसेसरी पावर दीजिए। सिर्फ ऑर्गेनाइज करने से या अपॉइंट करने से कुछ नहीं होगा, उनको नेसेसरी पावर्स दीजिए ताकि वो अपने काम, सेल्फ गवर्नमेंट का काम खुद से कर सकें, ठीक है? इसी तरीके से आर्टिकल 47 है। आर्टिकल 47 प्रोहिबिट इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, शराबबंदी, जो नशा करने की चीजें हैं उसको क्या करना चाहिए? बंद करना चाहिए, है ना? जो आपके सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं उनको क्या करना चाहिए? बंद करना चाहिए। यह आर्टिकल 47 है। इसी तरीके से आर्टिकल 48 है। आर्टिकल 48 इट प्रोहिबिट्स द स्टेट्स आर एडवाइज्ड टू प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ काउ
काफ्स एंड अदर एनिमल्स जो कि मिल्चिंग है, मींस जिनसे हमें डेयरी प्रोडक्ट्स मिलता है, जिनसे हमें डेयरी प्रोडक्ट्स मिलता है जो हमारे लिए यूजफुल हैं, उनको स्लॉटर करने के लिए मना कर रहा है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 48 ये मना कर रहा है। ये किन पे बेस्ड है? ये सारे आर्टिकल्स किन पे बेस्ड हैं? ये गांधीयन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हैं, गांधीयन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हैं। तो ये कुछ रेलिवेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसी तरीके से एक थर्ड कैटेगरी है, और इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अक्सर न्यूज में रहता है, आप अपने जहन में रखिएगा। दैट इज योर आर्टिकल 44। आर्टिकल 44। अब आर्टिकल 44 क्या कह रहा है कि सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन्स। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या चीज है? ये अक्सर न्यूज में रहता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये है कि जो लॉ है, जो कानून है, वो सबके लिए एक होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज रिलीजन और कम्युनल फीलिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम्स का अपना शरीयत एक्ट है, मीन्स उनका अपना लॉ है जो कि मुस्लिम बॉडीज उसको कंट्रोल करती हैं, या दूसरे जो रिलीजियस डिनोमिनेशंस हैं उनके अपने लॉज हैं, सिविल लॉज। यहां पे सिविल लॉज की बात हो रही है, मैरिज और डिवोर्स के लॉज की बात हो रही है ना। तो आर्टिकल 44 क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि इट सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट दी कंट्री। ठीक है। इसी तरीके से आपका आर्टिकल 50 है, बहुत रेलिवेंट है। आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 क्या कहता है? सेपरेट द जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेट द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, जैसे हम देखते हैं कि अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बना रहा है और वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट जो है उसको कॉन्ट्रेडिक्ट करता है, या उस लॉ को नल एंड वॉइड कर देता है, कैंसिल कर देता है उसको। ठीक है ना? क्यों ऐसा कर पा रहा है? क्योंकि जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है इंडिया में, गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है। तो ये हमें आर्टिकल कौन सा आर्टिकल इसको प्रमोट कर रहा है? आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है। ये सारे प्रिंसिपल्स जो हैं, दीज आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लिबरलिज्म, ऑन द बेसिस ऑफ लिबरलिज्म, मॉडर्न आइडियाज। मींस ठीक है, वो पुरानी बातों को छोड़ो, है ना, अपने आइडियाज को लिबरल करो। ठीक है। दीज प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ लिबरलिज्म। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो आपको अपने जहन में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है।